खालिद साहब, आपकी किताबों का शीर्षक बड़ा ही अलहदा है। किताबें लिखने के बाद इनका शीर्षक तलाशते हैं, उसमें कितना वक्त लगाते हैं जो इतने अनूठे और अलग तरह के और सीधे दिलों के अंदर उतरने वाले? हाँ, वो बाद ही में होता है, ज़्यादातर बाद में होता है, लेकिन नेमत खाने का पहले ही आ गया था। 1-2 पेज लिखने के बाद ही लगा था कि इसका तो टाइटल नेमत खाना ही रखना है। मौत की किताब में थोड़ा टाइम लगा था, मौत की किताब नहीं रख रहे थे। थोड़ा सा उस ज़माने में 2011 में लिखी थी तो कुछ डाउट भी हो रहा था, कुछ रीडर्स से डर रहे थे, कुछ आलोचकों से डर रहा था मैं। यही क्या भाई, मौत की किताब क्या नाम होगा, बड़ी मनहूस सी किताब होगी। लेकिन फिर मैंने लगा कि ऐसे तो कोई आर्ट कभी गिरो नहीं कर सकता, ना तो पेंटिंग में गिरो करेगा, ना म्यूजिक में गिरो करेगा, जब तक उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी तो किया जाना चाहिए। तो मैंने फिर मौत की किताब नाम रखा। और मज़े की बात यह है कि मौत की किताब को जो उर्दू में जिसने छापा, वो पब्लिशर ने उस वक्त शुरुआत की थी, अर्शिया पब्लिकेशन ने। तो उसने उससे पहले कोई भी किताब छापी नहीं थी। तो लोगों ने उससे ये कहा कि तुम ये कौन सी किताब पहले छाप रहे हो, मौत की किताब। मगर वो चूंकि हमारा दोस्त भी था, उसने किताब छापी, फिर उसका आईआईसी में बहुत बड़ा लंबे उसके ऊपर वो उसको लॉन्च किया। और उसके बाद वो मौत की किताब उसके लिए ऐसी जिंदगी की किताब साबित हुई कि आज उससे बड़ा उर्दू का कोई पब्लिशर इंडिया में नहीं है। निश्चित रूप से अर्शिया पब्लिकेशन। वो किताब इतनी बड़ी है, उसका श्रेय आपको जाता है। नहीं, सबको, मेरे रीडर्स को जाता है। मेरे मतलब इतना सराहा उसके ऊपर, पूरा उसकी आलोचना में, बल्कि उससे इतनी घृणा भी की गई कि बिहार के एक रिसाले ने उस पर पूरा एक 250-300 पेज का एक पूरा अपना नंबर निकाल दिया, जिसमें जितनी गालियां दी जा सकती थी मौत की किताब को उतनी दी गई। मगर बॉम्बे के एक रिसाले ने 300-400 पेज का उसके फेवर में निकाल दिया। उसके बाद तो वो चलता रहा। तो वो वाकई जिंदगी की किताब उसके लिए तो साबित हुई ही है। तो कभी कभी देखिए, नाम से कुछ होता नहीं है ना, नाम यही है ना, मतलब शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम के असरात तो पड़ते हैं। अब वो कैसे पड़ते हैं? अगर मैं ये कहा जाता है कि अगर आप सपने में कुछ देख रहे होते हैं तो ज्यादातर सपने में अगर ये पूछें कि क्या देखा, तो वो लोग हमारे यहाँ तो यही बताते हैं, हिंदू धर्म में भी यही है और इस्लाम में भी है, कि उसका उल्टा होता है। जैसे किसी बीमार को, अगर हम बहुत लंबे बीमार को हम सपने में ठीक होता हुआ देखें कि वो बिस्तर से उठ के चल रहा है, तो उसकी मृत्यु की खबर आ जाती है 1-2 दिन में। और किसी जिंदा को अगर हम मरते हुए देखें सपने में, तो कहते हैं इसकी उम्र बढ़ गई, इसकी आयु बढ़ गई। हो सकता है कि ये मौत की किताब जो है वो एक ऐसे सपने में मैंने लिखी है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है कि वो जिंदगी की किताब साबित हो रही है। खालिद साहब, ये सपने की बात आई, और चूंकि आपके लेखन पे जब भी बात करेंगे, सपने और यथार्थ एक दूसरे के बीच गुथे हुए हैं। हाँ। इस जबकि सपने तो याद भी नहीं रहते जगने के बाद, उसी को तो पकड़ना होता है। वो बिल्कुल निकल जाते हैं हाथ से, बिल्कुल वो पानी की तरह होते हैं। उनको कुछ से याद रह जाते हैं, कुछ सुराग दे जाते हैं, उनको पकड़ना पड़ता है। और एक तो वो सपना हुआ जो आप नींद में देख रहे हैं, और एक वो सपना भी है कि जहाँ जो वास्तविकता है या जो रियलिटी है उसका, और भ्रम जो आपको हो रहे हैं। और भ्रम एक ऐसी चीज़ है, इल्यूजन, जो कोई बहुत दूर की बात नहीं है। ये तो साइंस से साबित है। हम लोग हाई स्कूल के अंदर साइंस में पढ़ते थे कि पानी में रखी हुई शीशे की छड़ कुछ टेढ़ी नजर आती है। तो वो कहते थे कि वो जो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट या प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है। तो वहीं पे हमने समझ लिया था कि इल्यूजन कोई चीज होती होगी, या रेगिस्तान। तो अब ये जो इल्यूजन है, क्या ये रियलिटी नहीं है? बात यह है कि मैंने जितनी देर उस इल्यूजन को जिया, उतनी देर तो वो मेरी रियलिटी थी ना। जितनी देर मैं एक मिराज और एक शराब, मुझे लगा कि मैं रेगिस्तान में जा रहा हूं और सामने पानी है, भले ही वो पानी नहीं था, लेकिन जितनी देर तक मैंने उसको पानी समझ के धोखा खाया, वो मेरी अपनी वास्तविकता तो थी ना। तो मैं तो उसे लिखूंगा। ये बराबर आपसे बातचीत के दौरान मेरे दिमाग में एक प्रश्न घूमता रहा कि ये जो आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि मैं कवि बन जाऊं, क्योंकि आप
प्रतीकों को देखकर मुझे लग रहा है ये लोग हमें अब बात करने नहीं देंगे, शायद साउंड जिस तरह से। तो जी, तो अब तो मेरा हमारा टाइम भी हो गया। हमारा टाइम तो 3-4 मिनट बचा था, लेकिन हम पहले समाप्त कर देंगे अगर ये लोग हमें ऐसे हाँ, करेंगे ठीक तो। है, ठीक मैं केवल एक सवाल कि जब आप देखने के साथ कथाएं लिख सकते हैं तो आपके दिमाग में ये नहीं आया कि मैं कभी कवि बनूं और कविता लिखूं? नहीं, वो कोई फर्क थोड़ी है उसमें। जो हम लिख रहे हैं वो भी कविता ही है, लंबी कविताएं समझ लीजिए। आज तो सारी दुनिया में जो है वो, मैं बताऊं बड़े मजे की बात, कि काफका की और बोरखेज की कुछ कहानियों को अब जो उन्होंने एक बाहर के पब्लिशर ने छापा है, तो उसने इनकी कहानियों को कविता कह के छापा है। क्योंकि कविता का स्वरूप इतना बदल गया है ना अब, कि छंद खत्म हो गया उर्दू में, उसमें से बहर खत्म हो गया। तो वो पोइट्री नहीं है मेरी चीज, मगर उसमें एक तरह की पोइटिक्स है। क्योंकि कविता भाई बहुत बहुत बड़ी चीज है, बहुत ऊंची चीज है। उस दर्जे पे मैं कहाँ आ सकता हूँ? तो जहर इकबाल साहब होते तो अभी उनको मैं पहुंचाऊंगा उन आपकी बात उन कविता तक। बड़ी चीज है ये। और बात के मैंने कविताएं लिखी हैं, और 20 साल पहले 25 साल पहले तक मेरी बहुत सी कविताएं यहाँ समकालीन भारतीय साहित्य में भी छपी और उर्दू के बहुत रिसालों में छपी। लेकिन बाद में मैंने देखा कि ये उस तरह से मेरा मैदान नहीं है। क्योंकि कोई आदमी फुटबॉल खेलता है, कोई आदमी क्रिकेट खेलता है और कोई कबड्डी खेलता है, तो सबकी अपनी अपनी पिच है। तो मुझे लगा ये मेरी पिच नहीं है यार। खालिद साहब, आप ऐसे ही कथा संसार को अपने लेखन से समृद्ध करते रहें, ये मेरी कामना है। एक मैं इस मंच पे एक सवाल, चूंकि बहुत सारे युवा भी बैठे हैं और आपके प्रशंसक भी हैं, और युवा जो लिख रहे हैं आज के समय में, और विशेषकर उर्दू साहित्य में जो युवाओं की गति है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? और साहित्य पर जो सोशल मीडिया का जो प्रभाव पड़ा है, वह अच्छा है या बुरा है? आप उसे किस रूप में देखते हैं? क्या लिखा हुआ साहित्य जो किताबों की शक्ल में है, पन्नों की शक्ल में है, वह आधुनिकता के प्रभाव में बचा रहेगा या वह डिजिटल एज की भेंट चढ़ जाएगा? देखिए, नया तो जो भी लिखा जा रहा है उनके लिए मैं कोई संदेश नहीं है। संदेश बहुत बड़ी बात है। जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो नई नस्ल है हमारी, उससे हम कहीं से कहीं तक कोई बेदार नहीं है। मतलब बड़ी अच्छी चीजें हैं, नई टाइप की सेंसिटिविटी पैदा हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अपने आसपास के संसार को देखें गौर से, और उस संसार से अपना एक रिश्ता बनाने की कोशिश अगर वो करेंगे तो वहीं से उनकी लेखनी आएगी। फैशन में ना लिखें। ये ना है कि तुम लिख रहे हो तो हम भी लिख सकते हैं। सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है उसके कुछ फायदे हैं। उसने हमें बहुत आज़ादी दी है कि जो पत्र पत्रिकाओं का जो एक तरीके से मोनोपोली होती थी उनके एडिटरशिप की, उससे आज़ाद हुआ है। आदमी अपनी चीज़ लिख सकता है। लेकिन इसने एक तरह की इमीडिएसी पैदा की है, तात्कालिकता पैदा की है कि वो पानी के बुलबुले की तरह चला भी जाता है। तो मुझे लगता है कि जो पक्की रोशनाई में छपी हुई चीज होती है उसमें आदमी ज्यादा जिम्मेदारी से भी लिखता है, क्योंकि फिर वो जिम्मेदारी हो जाती है उसकी। कोई चीज पक्की रोशनाई से लिखेगी, ऐसे आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी तेजी और इतनी जल्दी होती है कि इतनी जल्दी तो कोई शायरी हो या कोई साहित्य हो ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता कोई। यानी ये होता है आज कि अगर कोई आज मेरी किताब आई है और अब मैंने उसको दी किसी को, तो दूसरे दिन तक उसका फोटो लेके वो उस पर रिव्यू कर देता है। तो वो बिल्कुल फैशनेबल चीज है। तो जहां इतनी आजादी मिली है, हमें आजादी तो मिली है बहुत ज्यादा, लेकिन आजादी का आप जानते हैं कि दुरुपयोग और सुपयोग दोनों ही होते रहते हैं। तो इसको ब्लैक एंड व्हाइट में तो नहीं देखा जा सकता।